साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक प्रैक्टिस पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन को और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और पूरी व्याख्या के साथ में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो लाभप्रद लगता है तो आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को इनके स्थापना या पारित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 योजना या कार्यक्रम है। तो देखिए, इन चारों में सबसे पहले आता है बधुआ मजदूरी रोक अधिनियम। बधुआ मजदूरी रोक अधिनियम 1976 में, 1976 में, तो 2 पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसकी स्थापना 1995-96 होती है, 95-96 में, तो यहाँ पर 1 लगाइए। इसके बाद आपका आता है आश्रय बीमा योजना। आश्रय बीमा योजना कब की है? 2001 की है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में आम आदमी बीमा योजना 2007 की है, तो ये 3 हो जाएगा। 2143 सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो शुरुआत है, या इंग्लिश में कहें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसकी शुरुआत आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला कथन है भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका, ये कथन भी गलत है। 2 के दोनों कथन गलत हैं। क्यों गलत है? देखिए, क्योंकि चालू खाते पर रुपए को अगस्त 1994 से परिवर्तनीय बनाया गया है, ठीक है, जबकि पूंजी खाते पर अभी यह पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पहले कथन में आप जो है चालू खाता कर दीजिए और दूसरे कथन में आप पूंजी खाता कर दीजिए, तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। अभी यहाँ पर दोनों कथन क्या है? वो आपके गलत हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग रुपए की परिवर्तनीयता को भी समझ लेते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन या संभव होने से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, अर्थात लिंगानुपात अधिक है? तो आप देखिए, इन चारों में केरल और पुडुचेरी का लिंगानुपात जो है, जिसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। देखिए, केरल में लिंगानुपात कितना है? 1084, मतलब 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं। पुडुचेरी में लिंगानुपात 1037 है। तो यहाँ पर ए और सी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस एक में निपुणता प्राप्त करने हेतु किया जाता है? तो तलवारबाजी में। किसमें? तलवारबाजी में निपुणता प्राप्त करने के लिए। देखिए, बनेठी उत्तर प्रदेश की कला जिसकी उद्भव पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है। इस कला का अभ्यास तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है। इस कला में जलती हुई रस्सी को चक्राकार घुमाया जाता है। वर्तमान में इस कला के बहुत कम जानकार रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 सूचियां दी गई हैं, खनिज और क्षेत्र, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, तांबा आपका सुनराई कहाँ पे है? ललितपुर में है, तो 3 से मिला दीजिए। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले कहाँ पे है? मकरी खो कहाँ पे है? मिर्जापुर में, तो 1 से मिला दीजिए। चूना पत्थर, ये कजराहट कहाँ पे है? सोनभद्र, 4 से मिलाइए। कांच बालू आपका शंकरगढ़, जो कि प्रयागराज में है, तो 2 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 3142, अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है माहीगिरी जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। कहां पर? बिजनौर जिले में पाई जाती है। ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है मछली पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि यह जैव समुदाय तथा अजीवीय वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है, यह कथन सही है। दूसरा,
इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, ठीक है, एक दिशी होता है, तो ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है धारणी विकास। धारणी विकास अर्थात इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में असत्य कथन कौन से है? तो दो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है असत्य कथन कौन सा। पहला है यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेंटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी। यह कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आयुष्यन ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति में किया था। ये दो के दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए यहां पर कोई असत्य नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? धारणी विकास वह है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए जो फ्यूचर जनरेशन है के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी प्रेजेंट जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्या है? वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी? तो देखिए, तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा तथा वातावरण असंतुलित हो जाएगा। दो के दोनों प्रभाव दिखाई पड़ेंगे, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। यहां पर 4 झील हैं, उपरोक्त को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप यहाँ पे देखें, ये चारों ही झीलें जो है अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी में अवस्थित हैं। इनका उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ क्रम में देखें तो सबसे उत्तर में आपका रुडोल्फ झील है, तो 4 सबसे पहले आ जाएगा। फिर अल्बर्ट झील है 2। फिर टंगनाइका झील है 3, और सबसे दक्षिण में आपका मलावी झील है, सबसे दक्षिण में मलावी झील है। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, तो 4 2 3 1 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है शहर और उद्योग के संबंध में? तो देखिए, हैनोवर जो कि जर्मनी का एक शहर है, ये धातु एवं रसायन हेतु प्रसिद्ध है, ना कि कोयला उद्योग के लिए, तो यहाँ पर पहला सही नहीं है। जबकि दूसरा, बुपरताल जर्मनी में है, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए सही है। टुलूज फ्रांस में, विमान उद्योग। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में, रेशम उद्योग सही है। निम्नलिखित में से कौन एक बेनेलक्स देशों में से शामिल नहीं? बेनेलक्स देशों में शामिल नहीं है। देखिए, बेनेलक्स देशों में 3 देश हैं, कौन कौन से हैं? बेल्जियम है, नीदरलैंड है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इसमें पुर्तगाल नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पेन और पुर्तगाल मिल करके आइबेरिया बनाते हैं। यदि आइबेरिया की बात करेंगे तो उसमें स्पेन और पुर्तगाल दोनों देश शामिल होंगे, दोनों ही पड़ोसी देश हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो देखिए, भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा अधिकतर शीतकाल में होती है। फ्रांस, दक्षिणी इटली, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, चिली, पर्थ, केपटाउन इत्यादि स्थानों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, परंतु बोल्विया में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। बोल्विया आपका दक्षिणी अमेरिकी देश है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी जो हिमानी जो क्षेत्र होते हैं, हिमानी क्षेत्र, यहां पर पाई जाती हैं। जैसे जैसे हिमानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सैलें घिसती जाती हैं और वी आकार की घाटियां यू आकार की घाटियों में परिवर्तित हो जाती है। ये वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में परिवर्तित होती जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आशीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश युग में स्थित है? 2 देशों में स्थित है ये आपका आशीर पर्वत श्रेणी। ये आपका सऊदी अरब और यमन में विस्तृत। देखिए, अशीर पर्वत श्रेणी दक्षिणी पश्चिमी सऊदी अरब में एक पहाड़ी क्षेत्र है जो लाल सागर के समानांतर चल रही है। इसका विस्तार यमन तक पाया जाता है। मक्का इसी श्रेणी पर अवस्थित है, जिसका प्रमुख हवाई अड्डा जद्दा है। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां जनजाति और क्षेत्र, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। 3 बंदू ये उपसहारा में। 1 पिग्मी जनजाति आपका कांगो बेसिन में। 2 मसाई पूर्वी अफ्रीका जिधर केन्या वगैरह है। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 3-1-2-4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। साइट्स के संदर्भ में सत्य कथन चुने। यहां पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सत्य कथन कौन से है। देखिए, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस
के बारे में बात करना है। पहला, यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसे 1986 में लागू किया गया था। नहीं, 1986 में नहीं बल्कि 1975 में लागू किया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है। तो ये सही है। पहला और तीसरा, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। बी सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, असत्य कथन कौन से हैं ये हमें बताना है। पहला, कजरी वर्षा ऋतु का एक लोकगीत है, सही है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती, नहीं, इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। थोड़े बहुत अंतर के साथ कजरी संपूर्ण पूर्वांचल तथा अवध क्षेत्र में गाई जाती है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरी दूसरी क्या है? गलत है। यहां असत्य बताना है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है प्राचीन नाम और नगर में? ठीक है, तो महोदय श्री कन्नौज का प्राचीन नाम है, मधुपुरी मथुरा का है, कान्हापुरी कान्हापुर ये आपका कानपुर का है, परंतु बलवंत नगर जो है बुलंदशहर का नहीं है। बलवंत नगर जो है झांसी का प्राचीन नगर है, झांसी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? तो देखिए, पेइंग गेस्ट योजना, इसका प्रारंभ 1994 में किया गया। इसके अंतर्गत किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान का अधिकतम 5 कमरा पर्यटकों को किराए पर दिया जा सकता है, तो ये सही है। दूसरा, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, ये आई है 2008 में शुरू की गई। तीसरा है डिस्कवर योर रूट्स योजना, इसके तहत भारतीय मूल के विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है। तीन के तीनों जो उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास संबंधित योजनाएं हैं। तो डी ऑप्शन। निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? तो जो खरवार हैं, खरवार जनजाति के लोग मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया व गाजीपुर जिलों में पाए जाते हैं। ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ये मुख्यतः हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इनकी प्रमुख आर्थिक गतिविधियां कृषि, पशुपालन, शिकार आदि हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब हुआ? जिसका शुभारंभ वर्ष 2001 में कब हुआ? 2001 में हुआ, 1 जुलाई 2001 से। यह वृक्षारोपण में वृद्धि से संबंधित योजना है। इस योजना में जन सामान्य, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालयों तथा निजी संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद पारित करती है क्या? तो विनियोग विधेयक पारित करती है। भारत की संचित निधि के बारे में अनुच्छेद 266 के अंतर्गत, देखिए संचित निधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड के बारे में अनुच्छेद 266 में प्रावधान किया गया है। संचित निधि से कोई भी व्यय संसद की अनुमति से ही किया जा सकता है। संसद द्वारा इसके लिए विनियोग विधेयक पारित करती है, एप्रोप्रिएशन बिल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 360 में इससे संबंधित प्रावधान है, सही है। दूसरा, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा करता है, ये भी सही है। इसके लिए मंत्रिमंडल का लिखित सलाह आवश्यक है, ये कथन गलत है। लिखित सलाह की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसके लिए लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं है, केवल सलाह की आवश्यकता। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। डी, संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकती है। आगे चलते, अनुमोदन के बाद वो अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 26। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है? तो देखिए, पहला, संविधान के 3 कथन है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है, ये कथन गलत है, बिल्कुल नहीं, जब तक मांगा नहीं जाएगा कोई परामर्श नहीं देगा। तीसरा, राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये कथन आपका सही। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है? 301 में। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम आबाद होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में समागम करने, व्यापार अथवा वाणिज्य करने तथा वस्तुओं को लाने ले जाने की स्वतंत्रता होगी, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई राजनीतिक दल और उनके गठन वर्ष के बारे में, ये हमें पता होना चाहिए, इसमें बहुत कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में, तो 1 से मिलाइए। AIADMK की स्थापना जो है 1972 में,
3 से मिला दीजिए। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना ये 1982 में, तो 2 से मिलाइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में, 4 से मिलाइए। 1 3 2 4 ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 4 समितियां देखिए। सबसे पहले इसमें ताराकुंडे समिति आती है। ताराकुंडे समिति आपकी 1974 की है, ठीक, तो 2 पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति आती है 1990 की, तो 1। फिर आपका बोहरा समिति आती है 1993 की, बोहरा समिति 1993, तो 4 हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की है, तो ये आ जाएगा 3। तो 2 1 4 3 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहां पर कुछ जो स्थानीय पौने होती हैं उनके बारे में और कहाँ पे पाई जाती हैं उससे सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ब्लिजर्ड कनाडा में सही है। ब्रिक फिल्डर फ्रांस में नहीं बल्कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली हवा है। हरमटन नाइजर में, पैम्पेरो अर्जेंटीना में, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा एक देश? इन चारों में से देखिए, इन चारों में मालदीव, युगांडा, ब्राजील विषुवत रेखा पर स्थित है, जबकि बोत्सवाना मकर रेखा पर स्थित है। आगे कथन कांड का प्रश्न है। कथन है आपका, लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित है, सही है। कारण क्योंकि नदियों के ज्वार जलयानों को नौसंचालन योग्य बनाने में सहायक होते हैं। कथन कांड दोनों सही है और ये क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन लंदन टेम्स नदी किनारे है और आपका कोलकाता हुगली नदी किनारे। आगे बढ़ते हैं, भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न से किस पेटी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के तहत आता है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ए ऑप्शन, ठीक है। इस पेटी में विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। यह पेटी केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार कर आल्प्स, काकेकस, हिमालय होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? चापाकार डेल्टा, तो पहले समझ लेते चापाकार डेल्टा होता क्या है। देखिए, जब नदी बहती हुई निम्नवर्ती मैदानी भाग में पहुंचती है तो ढाल की न्यूनता व अवसादों की अधिकता के कारण नदी की परिवहन शक्ति कम हो जाती है या कम होने लगती है एवं वह अवसादों का जमाव करने लगती है, जिससे डेल्टा नुमा आकृति बनती है। डेल्टा को कई प्रकारों में बांटा गया है, जैसे चापाकार डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा जो है नील नदी तथा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। नील, तो यहाँ पर नील नदी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि पंजाकार डेल्टा मिसौरी का डेल्टा के द्वारा होता है। ज्वारनदमुख डेल्टा भारत में नर्मदा व ताप्ती का जो डेल्टा है वो ज्वारनदमुख है। दंताकार डेल्टा एब्रो डेल्टा है, ये दंताकार है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहते हैं? इन चारों में से चरनोजेम को जो है काली मृदा भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तरों या कह सकते हैं लेयर्स की लाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर CSCM योजना के अंतर्गत विश्व की समस्त मिट्टियों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण में काली मिट्टी चरनोजम प्रकार की मृदा जिसमें जैव पदार्थों की अधिकता के कारण इसका रंग भूरा अथवा काला होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम उद्योग केंद्र और किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, दमान जोड़ी जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। इसमें सोवियत संघ की सहायता से नालको द्वारा एल्युमिनियम उद्योग लगाया गया, यह उड़ीसा में स्थित है। जबकि जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड में, रेनकुट उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है कौन? क्वीन मॉड पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जल धारा है? तो इन चारों में से ओशियो जो जल धारा है ये ठंडी जल धारा है, जबकि अलास्का की धारा प्रशांत महासागर में गर्म है, फ्लोरिडा की धारा अटलांटिक महासागर में गर्म है, मुंजाम्बिक धारा हिंद महासागर गर्म है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पौने पश्चिमी यूरोपीय तुल्य
जलवायु के विकास का मुख्य कारण है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है। तो देखिए पछुआ पौने, पछुआ पवने, ठीक है। देखिए उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। स्थलीय अवरोधों के अभाव कारण पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास के कारण यही हवा है जो वहां तापमान वृद्धि व वर्षा का कारक है। तो यहाँ पर पछुआ पवने। भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र में, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में पाई जाती है, जो 165 मीटर तक मोटी होती है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल, उपरोक्त में से कौन सी नदियां सोन नदी की सहायक हैं? तो इसमें से देखिए रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल, ये तीन के तीनों ही जो हैं वो सोन नदी की सहायक है। डी ऑप्शन। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों के शेषा कुंड से होता है। यह नदी मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है और सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल आदि नदियां हैं। अगला 2 सूचियां दी गई हैं। विद्रोह और किस राज्य से संबंधित रहा है, यह हमें सुमिलित करना है। बेलूथम्पी विद्रोह, बेलूथम्पी विद्रोह जो है केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, तो आप इसको 2 से मिलाइए। कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह झारखंड का है, तो 1 से मिलाइए। अहोम विद्रोह जो है असम का है, असम का, तो 4 से मिला दीजिए। तेभागा में विद्रोह जो है ये बंगाल का है, तो इसको 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो किसने कहा था? यह विचार समाचार पत्र सहचर ने प्रकट किया था। किसने? सहचर ने। 30 अप्रैल 1884 के अंक में सहचर ने रेल विकास की तीव्र आलोचना करते हुए लिखा, लौह पथों के विस्तार का अर्थ लौह बंधन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? देखिए घटोली का युद्ध जो है आपका कहाँ कब हुआ था? ये 1517 से लेकर के 1518 के मध्य में होता है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था घटोली के युद्ध में, ठीक है। तो राणा सांगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन। मुगल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था? परगना के खजाने का, तो ये कौन था? फोतदार, फोतदार। देखिए मुगल काल में प्रांतों अर्थात सूबों का विभाजन सरकार या जिला में तथा प्रत्येक सरकार का विभाजन परगनों में किया जाता था। फोतदार परगना के खजाने का सरकारी प्रभारी होता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था? तो देखिए इन चारों में से कौन सा संबंधित नहीं था? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया गया, सही है, कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में होता है। दूसरा, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया, यह भी सही है। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया, भी सही। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई, ये कथन आपका गलत है। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय की गई थी। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है संस्था और संस्थापक में? तो देखिए भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में दादा भाई नौरोजी ने की, सही है। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने नहीं की थी, बल्कि 1888 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडिया होम रूल लीग, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी, ये सही है। भारत माता सोसाइटी की स्थापना जो है जतिन मोहन चटर्जी ने 1904 में की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में होती है इन चारों में? देखिए इन चारों में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है आपका 1913 में मिलता है। ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में होती है। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में। सबसे लास्ट में क्या हो रहा है? मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, सी ऑप्शन। अगला है, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करना है। 4 घटनाएं हैं। तो देखिए इसमें रैले कमीशन जो कि 1902 का है। रैले कमीशन 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के रूप में भी जाना जाता है, रैले कमीशन। तो सबसे पहले रैले आ जाएगा 4, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? मुस्लिम लीग 1906 में से गठन होता है।
1906 में, तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है सूरत विभाजन 1907 में, सूरत विभाजन 1907 में आता है, तो ये आपका 3 हो गई, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4-1-3, 4-1-3 हो गया, ठीक है। फिर आपका इसके बाद क्या बचता है आपका कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस का मामला कब है 1924 का, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4-1-3-2, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी, किसने दी थी, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ है। इलाहाबाद में 3 अधिवेशन 1888, 1892, 1910 में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए, ये चीज याद रखिएगा। देखिए लखनऊ में भी 3 हुए हैं, 1899 में, 1916 में, 1936 में। बनारस में जो है आपका, बनारस में 3 हुए हैं, 1905 ईस्वी में, नहीं एक बार, कानपुर में 1924 में 25 में हुआ है, मेरठ में 1946 में हुआ, परंतु आगरा में नहीं हुआ है, यहाँ पे डी ऑप्शन। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं अगले में, इन्हें हमें सुमेलित करना है, तो देखिए पत्रिका और उसके संपादक, द सोशलिस्ट, इसके संपादक श्रीपद अमृत डांगे हैं, श्रीपद अमृत डांगे 2 से मिलाइए। नवयुग मुजफ्फर अहमद 1 से मिलाइए। धूमकेतु काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम है, तो आपका 3। निर्बल सेवक राजा महेंद्र प्रताप, तो 4, तो क्या हो जाएगा 2134, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे कथन कांड का प्रश्न है, कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए कथन क्या दिया गया है। कथन है कार्नवालिस कोर्ट शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। कारण जिला कलेक्ट्रेट की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि कर दी गई, नहीं, ये कथन गलत है। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। कार्नवालिस कोर्ट शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत न्याय प्रशासन कर को पृथक कर दिया गया, अर्थात कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां रह गईं। ऐसा करने के पीछे उसका तर्क था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्तियों का होना अवांछनीय है। उसने वकालत के पेशे को भी नियमित किया। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ऐसा हुआ था, सी ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहता है। भारत का वायसराय बनने से पूर्व भारत का उपमंत्री रह चुका था। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन किया तथा तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था। उसने तिब्बत को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 75 लाख रुपए देना स्वीकार करने को विवश किया तथा भूटान और सिक्किम के बीच स्थित चुम्बा घाटी पर भी अधिकार कर लिया। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 55 क्या है। यह है एम स्ट्रिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बाघों की निगरानी से। किससे है, बाघों की निगरानी से, ठीक है। 2010 में इस प्रोग्राम को चालू किया गया था। अगला है, सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका है चार्ल्स वुड का। किसका है, चार्ल्स वुड का। चार्ल्स वुड 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में प्रधान सदस्य थे, जिन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन बताना है सत्य कथन कौन से है। पहला, आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था, ना कि जहांगीर ने। पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है, ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सत्य कथन कौन सा है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरी दास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरी दास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। किसका नाम था, राजा सामंत सिंह का, राजा सामंत सिंह। अजमेर की रियासत किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। इसी रियासत के शासक राजा सामंत सिंह का वैष्णव उपनाम नागरी दास था। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है, तो इसका उपनिषद उल्लेख जो सर्वप्रथम
बृहद्राण उपनिषद में मिलता है। ठीक है, बृहद्राण उपनिषद अन्य उपनिषदों की तुलना में अधिक विशाल है। इसमें विदेह राज जनक के विजय का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का स्पष्ट पहली बार इसी उपनिषद में मिलता है। अगला बृहद्राण उपनिषद याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, सत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। पहला, पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था, ये सही है। दूसरा, पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरै थी, नहीं, इनकी प्रथम राजधानी कोरकई थी, जिसे बाद में मदुरै स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ पर कोरिकाई है, तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है राजवंश और स्थान में। राजवंश और स्थान में देखिए, आपका पुष्यभूति वंश कहाँ से संबंधित रहे, थानेश्वर से। मैत्रक वंश बल्लभी, मौखरी वंश कन्नौज, मौखरी वंश आपका कन्नौज। चंद्रवंश मगध नहीं है। देखिए, गौड़ अथवा चंद्रवंश का प्रमुख क्षेत्र बंगाल था और इस वंश का प्रमुख शासक शशांक था। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए, बताना है असत्य कथन कौन सा है। असत्य, तो देखिए, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है, नहीं, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की दूसरी हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती, पहली हरियाणा की राखीगढ़ी है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह हरियाणा राज्य में स्थित नहीं, यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। तो यहाँ पर दोनों कथन असत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है। देखिए, इसमें सबसे पहले दास प्रथा का अंत करता है, ठीक है, 1562 में। फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। फिर मजहर की घोषणा करता है 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। सबसे लास्ट में दीन इलाही की स्थापना, तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक सेकेंड, 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था। तो वसुबंध को संरक्षण किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? किसने? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे जफर खां के नाम से भी जानते थे, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। अगला है, दो सूचियां हैं राजवंश और सिक्के की धातुएं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कुषाण राजवंश से संबंधित सिक्के स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त से स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन से स्वर्ण। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे व पोटिन के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं, कलचुरी, स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के। अगला है, दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, दो सूचियों को। तो देखिए, स्टेडियाल नारी विकास हार्मोन होता है, नारी विकास हार्मोन मल से। सर्टोली कोशिकाएं वृषणों में पाई जाती है, वृषणों में 2 से मिलाई। मेरुरज्ज जो है आपका मस्तिष्क का मेरुरज्ज शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्ज या कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका ये आपका क्या हो जाएगा? सेरिब्रम जो अगला है, ये मस्तिष्क पर भाग होता है, यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। तो सेरिब्रम 4 हो जाएगा, मेरुरज्ज 3 हो जाएगा। तो आपका 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इन चारों में से जो आपका थाइमस ग्रंथि, ये बहिस्रावी नहीं है। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियां नालिका युक्त होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रुग्रंथि, श्वेत ग्रंथि इत्यादि। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां नालिका विहीन होती हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पीनियल है, एडिनल है, थाइमस ग्रंथि इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर, बेसोप्रेशन की अधिकता से क्या होता है? तो बेसोप्रेशन की अधिकता से रुधिर दाब जो है वो बढ़ जाता है। बेसोप्रेशन का स्त्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। बेसोप्रेशन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। इसे मूत्र रोधी हार्मोन भी कहते हैं। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न देखिए,
कथन है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ये कथन सही है। कारण, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलेय होता है। नहीं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि अधिक दबाव पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है, इसलिए लगाया जाता है। ठीक है। देखिए, हीलियम एक हल्की एवं अज्वलनशील गैस है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दबाव पर हीलियम रक्त में कम विलेय होती है। तो यहाँ पे कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।